हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के प्रति मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक पढ़ेंगे। हाँ, तब राष्ट्रपति के प्रति मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है उसको हम यहाँ पर समझने वाले। तो अनुच्छेद 77(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसका तात्पर्य है कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं तथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति की नियुक्तियां। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां कौन कौन सी है? तो प्रधानमंत्री की केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और उसके बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त 3, फिर भारत का महान्यायवादी, फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, भाषाई आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, भारत के राजदूत, इतने सारों की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर राष्ट्रपति को संघ के पदाधिकारियों को पद से हटाने का भी अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए तथा कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, कानूनी शक्तियाँ क्या क्या है उसका, ठीक है। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति भारत की संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति वीटो पावर, संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति उसके पास है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन के अधिवेशन को बुलाने, दोनों सदनों या किसी एक सदन का सत्रावसान करने, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति प्राप्त है। फिर संविधान में प्रावधान है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अतः यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को सौंपी गई है। संसद को संबोधित करने की शक्ति। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन अथवा एक साथ दोनों सदन को संबोधित कर सकता है और इस हेतु वो सभी सांसदों की सदन में उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। संसद में अभिभाषण देने की शक्ति। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा संसद के प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में एक साथ संसद को दोनों सदनों को संबोधित करता है तथा संसद को उसके गठन के कारणों के बारे में जानकारी देता है। अर्थात राष्ट्रपति सांसदों को उनकी भूमिका तथा कर्तव्य के बारे में अवगत करवाता है ताकि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो। वस्तुतः यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के नैतिक कर्तव्य को दर्शाता है। संसद में अभिभाषण देने की शक्ति। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा संसद के प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में एक साथ संसद को दोनों सदनों को संबोधित करता है तथा संसद को उसके पठन के कारणों के बारे में जानकारी देता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है ताकि सदन इन सदस्यों की विशेषज्ञता एवं अनुभव का लाभ प्राप्त कर सके। राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनयन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही किया जाता है। नोट: अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होने की स्थिति में राष्ट्रपति को इस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त थी, ठीक है। और इसके बाद में
किंतु हाल ही में इस व्यवस्था को संसद द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति को केवल राज्यसभा अब राष्ट्रपति को केवल राज्यसभा के संबंध में ही बाहरी सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। लंबित विधेयकों के संबंध में संसद को निर्देश निर्देश देने की शक्ति। अनुच्छेद 86(2) के अनुसार राष्ट्रपति संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में किसी सदन को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार भेजे गए संदेश पर वो सदन अपनी सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति संसद में किसी लंबित विधेयक पर आगे कार्रवाई करने के लिए किसी सदन को सिफारिश कर सकता है। यद्यपि इस प्रकार की सिफारिश को उस सदन के लिए मानना बाध्यकारी नहीं होता है। विधायी और प्रश्नात्मक विषयों के संबंध में प्रधानमंत्री से जानकारी मांगने की शक्ति। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका से संबंधित विषयों और संसद में चल रहे किसी विषयों के संबंध में प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है। इस अनुच्छेद की प्रकृति बाध्यकारी नहीं है, बल्कि इसे प्रधानमंत्री के कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 78 कहता है कि यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो केंद्र की कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्यों एवं विधायी कार्यों के बारे में समय समय पर राष्ट्रपति को सूचित करे, अथवा जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से इस प्रकार की जानकारी मांगे तो प्रधानमंत्री उसे सूचित करे। वस्तुतः यह अनुच्छेद विधायिका और कार्यपालिका के मध्य एक कड़ी अथवा संबंध स्थापित करता है तथा भारत के संसदीय शासन प्रणाली को एक आधार प्रदान करता है। मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को पूरी मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखवाना। अनुच्छेद 78C के अनुसार किसी ऐसे विषय पर जिस पर मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया था, विचार कर लिया है, किंतु उस विषय पर मंत्रिपरिषद विचार नहीं किया गया है, तो राष्ट्रपति उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखवा सकता है। इस अनुच्छेद का तात्पर्य मंत्रिपरिषद की एकजुटता को स्थापित करना है, अर्थात कोई मंत्री अकेले ही निरंकुश या अविवेकपूर्ण तरीके से निर्णय नहीं ले सकता है। सांसदों के अयोग्यता के निर्धारण के संबंध में शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार किसी संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण अंतिम रूप से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। न्यायिक शक्ति। हालांकि अनुच्छेद 103 ये भी प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति सांसद की अयोग्यता के संबंध में अंतिम फैसला लेने से पूर्व भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श लेना और निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। इस प्रकार किसी सांसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने की व्यावहारिक शक्ति भारतीय निर्वाचन आयोग के पास है, जिसका औपचारिक रूप से इस्तेमाल राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद की कोई भूमिका नहीं होती तथा राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होता है। संसद की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति। अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों को गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति उस विधेयक के संबंध में संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ताकि संबंधित विधेयक के संबंध में गतिरोध दूर कर उस विधेयक को पारित किया जा सके। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यक्ष प्लस राष्ट्राध्यक्ष। संसद के सत्र न चलने की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा कानूनी प्रभाव वाला जो आदेश या अधिसूचना जारी की जाती है उसे अध्यादेश कहा जाता है। आर्टिकल एक्ट बीपी ने 1861 संविधान का अनुच्छेद 138 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति उस समय कानून लागू करने का कार्य करते हैं जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो तथा कानून लागू करना अति आवश्यक हो गया हो। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? अनुच्छेद 130 के अनुसार जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो और राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है कि जिन पर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की दो अनिवार्य शर्तें: संसद का सत्र में न होना, तुरंत कार्रवाई करने वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हो। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का वही प्रभाव शक्ति होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती है। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद द्वारा पारित किए गए कानून के समान प्रभाव वाला होता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए अध्यादेश की अवधि संसद का सत्र शुरू होने पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किए अध्यादेश को संसद के समक्ष रखा जाता है, और यदि संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तो अध्यादेश संसद द्वारा पारित कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। यदि संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान नहीं करते तो संसद के सत्र में
आने के 6 सप्ताह बाद वह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकती है, क्योंकि संविधान प्रावधान करता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी समय अपने अपने द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को वापस ले सकता है। लोकसभा के नियम के अनुसार जब कोई विधेयक के अध्यादेश का स्थान लेने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो उस समय अध्यादेश जारी करने के कारणों या परिस्थितियों के संबंध में भी सदन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति उन विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है, अर्थात राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्य सूची के विषय पर नहीं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली के होने के कारण राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। थैंक यू सो मच।